हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th पार्ट 3 और दूसरा पार्ट उसका रेशों को ऊन में संधारित करना। यानी जो हमने भेड़ों के शरीर से बाल उतारे थे उनसे किस प्रकार से जो रेशे बने थे उन रेशों को किस प्रकार ऊन बनाते हैं, ऊन में चेंज करते हैं, उसके तरीके। स्वेटर बुनने के लिए, शॉल बुनने के लिए जो लंबी प्रक्रिया के बाद जो हमें ऊन प्राप्त होती है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसको किस तरह से ऊन प्राप्त की जाती है, उन चरणों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला चरण होता है, जैसा अपन ने देखा था कि भेड़ों के बालों को अपन उतार लेते हैं। तो भेड़ों के बालों को त्वचा की जो सबसे पतली परत होती है उसको शरीर से उतार लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊन की कटाई। जिस प्रकार से अपने बाल काटे जाते हैं इसी प्रकार से भेड़ों के भी बाल उतारते हैं और उसी मशीन का उपयोग करते हैं। जैसे नाई द्वारा आपके बाल या आपके पापा के जब बाल कटते हैं तो उन बालों को काटने के लिए जिस प्रकार से उस तरह यूज़ किया जाता है उसी प्रकार से भेड़ों के बाल भी उतारे जाते हैं। जनरली जो भेड़ों के बाल होते हैं वो गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं, ताकि भेड़ों के बालों का जो सुरक्षात्मक आवरण है जिससे भेड़ों को ठंड नहीं लगती है, तो अगर वो बाल हट जाएं तो भी उससे भेड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े और वो आसानी से जीवित रह सकें। बालों से ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊनों से धागा बनाया जाता है, ऊन का धागा बनाया जाता है। जिस प्रकार से आपके बाल काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, या आपकी कोई दाढ़ी बनाते हैं पापा तो उनको दर्द नहीं होता, तो इसी प्रकार से जब भेड़ों के बाल उतारते हैं तो उन भेड़ों को भी दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाल है, पता है हमारे बाल कटते हैं तो दर्द होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाल होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसी प्रकार से जो भेड़ों के बाल होते हैं या जो अपन जिससे ऊन बनाते हैं वो त्वचा के सबसे ऊपरी वाली परत होती है जो कि मृत कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए भेड़ों को दर्द नहीं होता। और जैसे हमारे बाल वापस आ जाते हैं वैसे ही भेड़ों के बाल फिर से उग आते हैं, इसलिए भेड़ों को बाल उतारने से कोई दर्द नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब बाल उतारने के बाद क्या करते हैं, दूसरा चरण आता है जिसमें जो त्वचा सहित बाल उतारे गए हैं उन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर डाल के अच्छी तरह से धोया जाता है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है ना, इस तरह से उनको बालों को धोया जाता है, जिससे उनकी जो गंदगी है वह गंदगी, चिकनाई, धूल और मिट्टी आदि उनके अंदर से निकल जाए। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि आपको ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से भी धोया जाता है। जैसे अभी देखा था अपन ने टब में धोया था, इस प्रकार से भी उसको धोया जाता है, मशीनों के द्वारा भी धोया जाता है और इन बालों को धोना अभिमार्जन कहलाता है। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण के अंदर जो अभिमार्जित बाल हैं, यानी जिन बालों को धो दिया गया है, उनकी छटाई की जाती है। उनमें से रोमिल यानी रोएदार जो बाल होते हैं उनको कारखाने में भेज दिया जाता है और दूसरे बालों को अलग कर दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग गठन वाले, अलग अलग संरचना के बालों को छांट कर अलग करते हैं, जिसे छटाई कहते हैं। फिर आता है चौथा चरण। जब बाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, उसके बाद बालों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। इससे सुखाने से पहले बालों में से जो छोटे कोमल फूले हुए भाग होते हैं उन रेशों को, जिन्हें कि बर कहते हैं, जो छोटे छोटे कोमल और फूले फूले रेशे होते हैं ना, उनको बर कहते हैं, उन्हें उनसे अलग कर लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे जब अपन पहन के रखते हैं तो उनमें छोटे छोटे से दाने सी जैसी संरचनाएं ऊपर निकल के आ जाती है, ये वही बर होते हैं जो कि हमारे स्वेटर्स के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। और उसके बाद वापस इन रेशों को क्या करते हैं, अभिमार्जन करते हैं, उन्हें वापस धोते हैं और उन्हें सुखाकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से अब जो हमें प्राप्त होता है उस उत्पाद से सूत काता जाता है, ऊन काटी जाती है। और फिर अब पांचवा चरण, जब ऊन काटने के लिए जो पूरा उत्पाद आपको प्राप्त हो गया है, पहले उनकी क्या करते हैं, विभिन्न रंगों के अंदर रंगाई करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भेड़ और बकरी की ऊन जो होती है सामान्यतः काली, भूरी या सफ़ेद रंग की होती है। जब
ऊन तो आप देखते हो कितने अलग अलग रंगों की होती है। तो पहले ऊन बनाने से पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, उनकी रंगाई कर लेते हैं और उसके बाद उनको क्या करते हैं, काटते हैं। यानी चरण 6 के अंदर जो करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, उसमें रिलिंग करते हैं। रिलिंग यानी जो रेशे आपके निकले हैं, जिन्हें अपन ने रंग भी लिया है, उन रेशों को रंगने के बाद सीधा करके अलग अलग करते हैं, उनको सुलझाते हैं और फिर उसके बाद मशीनों पर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन बनाई जाती है और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उन रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के उपयोग में लेते हैं। तो ये तो रहा ऊन की, हम किस प्रकार से ऊन बनाते हैं और ऊन से स्वेटर और वस्त्र बनाने का काम किया जाता है। अब इसके बाद आता है रेशम। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की मम्मी साड़ी, सूट वगैरह, शॉल, स्टॉल इत्यादि यूज़ करते हैं रेशम के। तो वो रेशम कहाँ से आता है, किस प्रकार से होता है? तो रेशम भी जांतव रेशे ही हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले ही रेशे हैं जो कि हमें रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। और रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशम के कीटों को पाला जाता है, जिसे हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। अब इसके लिए कि रेशम किस प्रकार से पाला जाता है, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है, वो समझते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें रेशम किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि रेशम कीट का क्या है और हमें रेशम की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। तो जब मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं, रेशम के लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या इल्ली। तो ये जो लार्वा होते हैं ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर लार्वा वृद्धि करता है तो अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए वो क्या करता है, जब बड़ा होता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्यूपा। ये प्यूपा अपने, ये जो कैटरपिलर है ये अपने चारों ओर एक पतला रेशे नाम संरचना निकालता है, चिकना प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ स्त्रावित करता है, जिससे वो अपने चारों ओर एक जाल जैसा बुन लेता है जो कि कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। और इस तरह से जब वो पूरा अपने आप को ढक लेता है तो क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। और यह आवरण जो कि रेशम के धागों से मिलकर बना हुआ होता है, इससे हम क्या कहते हैं, कोकून। और यह कोकून, इस कोकून के अंदर आगे विकास, जो कैटरपिलर का विकास होता है इसी कोकून के अंदर होता है। और जब कोकून में से कैटरपिलर आगे फाड़ के बाहर निकलता है तो वो वयस्क कीट के रूप में होता है। इस वयस्क कीट के बनने से पहले ही हम क्या करते हैं, इसमें से रेशम को अलग करते हैं। रेशम के रेशों का उपयोग हमें पता है कि वस्त्रों को बुनने में किया जा सकता है। और आप सोच सकते हैं कि रेशम का धागा कितना मजबूत होता है। तो रेशम का धागा जो स्टील का अगर पतला तार जितना लेना, इतना मजबूत धागा होता है। जो रेशम का धागा होता है ना एक, जिसको अगर उतनी ही मोटाई का अपन स्टील का तार लें तो जितनी मोटाई के स्टील के तार की मजबूती होती है उतना ही रेशम का तार भी मजबूत होता है। तो रेशम का धागा जो रेशम के कीट से कोकून प्राप्त होता है, उससे हमें क्या मिल गया, रेशम का धागा प्राप्त हो गया। अब इस रेशम के धागों को आगे बुन के रेशम के विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जो वस्त्र होते हैं वो भी जैसे रेशम के अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के रेशम के कीट से अलग अलग प्रकार का रेशम प्राप्त होता है। क्योंकि उनकी जो रुक्षता होती है, उनके धागों का गठन होता है, उनकी चिकनाहट होती है, वो चमक होती है, वो सब में अलग अलग होती है। जैसे टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के जो रेशम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों से और उनके कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से जो सबसे सामान्य रेशम होता है वो शहतूत रेशम कीट होता है। यानी ये वाला जो रेशम का कीट होता है वो शहतूत के पेड़ के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, वहाँ पर ये पाला जाता है। और इस कीट से जो कोकून होते हैं, शहतूत रेशम कीट के जो कोकून होते हैं, उनसे जो रेशम प्राप्त होता है वो मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे आसानी से दूसरे रंगों के अंदर भी रंगा जा सकता है। इसलिए अगर हम ये देखें तो भारत के अंदर जो रेशम कीट का व्यवसाय बहुत पुराना व्यवसाय है और भारत भी व्यावसायिक स्तर पर, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेशम कीट का जीवन चक्र है कि वो किस प्रकार से होता है।
वो देखिए, इसमें देखिए नर रेशम कीट, मादा रेशम कीट दिखाई दे रहे हैं। फिर जब ये नर मादा रेशम कीट जो अपने अंडे देती है, वो शहतूत की पत्ती के ऊपर अपने अंडे देती है, जहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होकर जो अंडे होते हैं उनमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। फिर कैटरपिलर लार्वा जब उसमें से तरल पदार्थ निकलता है तो किसका निर्माण होता है, कोकून का निर्माण। और इस कोकून के अंदर आप देखिए कि किस प्रकार से जो लार्वा है वो कीट के अंदर परिवर्तित होता है और वयस्क कीट के रूप में वापस बाहर आता है। तो इससे अपन ने क्या देखा कि किस प्रकार से रेशम कीट का से रेशम की उत्पादन हुआ। तो अब इससे हम देखेंगे कि जो आपने देखा कि रेशम प्राप्त हुआ, तो अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में जो रेशम उत्पादन है वो इसके अंदर मुख्य रूप से महिलाएं काम करती है। महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के जो रेशम कीटों को पालना है, उनके कोकूनों से जो रेशम निकाला जाता है, कच्चे रेशम से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जितने भी अधिकांश जो रेशम के कार्य होते हैं वो कार्य आपके महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसलिए अपने देश के अंदर यानी भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में भी महिलाएं बहुत योगदान देती है रेशम कीट के उत्पादन में। अगर रेशम कीट उत्पादन की बात करें तो चीन का विश्व में सबसे पहला स्थान है, परंतु भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों के अंदर गिना जाता है।